नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाई वीएस में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 के मॉक टेस्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। और आज ये 7वां पेपर है और ये 20 डेज चैलेंज है। शायद आपके पेपर में यही प्रश्न हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वह थी आपकी एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन ए। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तथा दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और किसने की थी? तो वो की थी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और एनी बेसेंट ने साल 1917 ईस्वी में कोलकाता आईएनसी की पहली महिला बैठक में किया था। उन्होंने कोलकाता की बैठक में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तथा सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर में की थी अध्यक्षता। और नेली सेनगुप्ता ने 1933 में कोलकाता की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। और इसमें समाप्त कर दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का परिवर्तन उसके अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। तथा यह वह इस घृणित प्रथा को समाप्त करता है। यह 1 जून 1955 से लागू हुआ था। दोस्तों याद करिएगा, 1 जून 1955 को। और दोस्तों अनुच्छेद 20 में आपका अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण के तहत प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। और अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, एमपेक्स 21 एक बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त जल थलीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह एक बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवा संयुक्त जल थली अभ्यास एमफेक्स 21 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से 25 जनवरी, दोस्तों याद कर लीजिए, डेट भी पूछने लगे हैं एग्जाम में। 21 से 25 जनवरी 2021 को 2021 से आयोजित किया गया था। तथा इसमें अभ्यास में नौसेना के जहाज़ों, सेना के जल थली सैनिकों और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के विमानों की भागीदारी शामिल थी। इसमें तीनों सेनाओं की भाग्यता थी। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका अंटार्कटिका मरुस्थल। तथा दोस्तों ये अंटार्कटिका मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। और दोस्तों याद करिएगा, पृथ्वी पर 2 सबसे बड़े मरुस्थल ध्रुवीय क्षेत्रों में है। तथा अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान अंटार्कटिका महाद्वीप को समाहित करता है। तथा दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान। और यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, यह थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर लुढ़कती रेतीली पहाड़ियों का शुष्क क्षेत्र है। और यह आंशिक रूप से राजस्थान राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत और आंशिक रूप से पंजाब और सिंध प्रांतों, पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, टकलामा, दोस्तों यहाँ पर टा लिख गया है, यहाँ पर तकलामा होगा। तकलामकान मरुस्थल, जिसे खंडहरों का स्थान, दोस्तों याद कर लीजिएगा, खंडहरों को स्थान या मृत्यु का सागर के रूप में जाना जाता है। यह चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और गोभी आपका, जिसे गोभी मरुस्थल भी कहा जाता है, यह मध्य एशिया का महान रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है। तथा यह मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल भागों में फैला हुआ है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ?
तो शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ, और ये कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, और ये भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है, तथा भरतनाट्यम को सब नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है, और यह शास्त्रीय नृत्य की अन्य शैली की माँ है। मतलब सबसे मेन भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में होता है। और दोस्तों केरल में आपका मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में आपका बन्नेरघट्टा स्थित है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। और दोस्तों देश में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, 104 राष्ट्रीय उद्यान और 566 वन्य जीव अभयारण्य हैं। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है यदि डॉट 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 क्या होता है इसका मतलब? तो दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है यदि बैंक दर घट जाती है, यानी ऑप्शन ए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई यह एक उपाय है जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं जैसे परिवहन, भोजन और चिकित्सा देखभाल की टोकरी की कीमतों के भारित औसत की जांच करता है। दोस्तों यदि बैंक दर कम हो जाती है तो सीपीआई बढ़ जाती है, ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है आपकी डोरंड रेखा। डोरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। तथा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच की रेखा है, सीमा साझा होती है। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, आपकी क्या कहते हैं कि दोस्तों भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी डूरंड रेखा की सीमा भी साझा करता है। मतलब दोस्तों 106 किलोमीटर तक अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है भारत। और रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमांकन रेखा है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है, यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। दोस्तों एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, आपका क्या कहते हैं कि दोस्तों भारत देश के साथ कुल 7 देश साझा करते हैं सीमाएं। आपकी सबसे ज़्यादा देश साझा करती हुआ है बांग्लादेश की सीमा जो 4096 किलोमीटर साझा करती है, तथा चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, और नेपाल 1751 किलोमीटर, तथा म्यांमार 1643, और भूटान 699, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। दोस्तों भारत के साथ 7 देश साझा करते हैं। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी। यह आमतौर पर हास्य गैस या नाइट्रस के रूप में जाना जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड जिसका सूत्र, दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये सूत्र इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी प्रश्न में ऐसे पूछ लेता है कि N2O, मतलब ऐसे पूछ लेगा कि क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र से आपको पूछेगा इनमें से कौन सा हास्य है, ऐसा ही होगा आपका N2O। तथा यह एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस है जो रंगहीन और अज्वलनशील होती है, तथा यह आमतौर पर बेहोश करने की क्रिया और दर्द से राहत के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन ए, ये NO2 के रूप में होती है, और यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक गैसीय वायु प्रदूषक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड नामक संबंधित गैसों के समूह में से एक है। इससे NO2 आँखों, नाक और गले में जलन पैदा कर सकता है, जबकि सांस ली जाती है और फेफड़ों में जलन हो जाती है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी है आपकी बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तथा
इस देश की आधिकारिक भाषा हंगरी है। अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा है हंगरी की। और हंगरी देश की मुद्रा है फोरिएंट। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। और ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय गणितज्ञों में से किसे प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है आपका ऑप्शन ए निखिल श्रीवास्तव को। निखिल श्रीवास्तव जो कि भारतीय गणित निखिल श्रीवास्तव को कंडीशन सिंगर समस्या पर लंबे समय से सवालों को हल करने के लिए दो अन्य के साथ प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। तो इनको एक पदक और $1,00,000 रुपए मिलेंगे, प्रदान होंगे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, हाल ही में संपन्न 11वें IFFI 2021 में निम्न में से किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 91 IFFI 2021 में इनटू द डार्कनेस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तथा इस पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र और 40 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, कोनेरू हम्पी के नाम को किस खेल से जोड़ते हैं? दोस्तों कोनेरू हम्पी जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं, यह भारत के आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा की रहने वाली हैं। और 2002 में वह 15 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी। और 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, जनवरी 2021 में निम्न में से किसने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की घोषणा की? तो यह प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ऑप्शन सी। यह सभी रूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों को पहचानेगा और सम्मानित करेगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, कुश्ती में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया दिसंबर 2020 में? तो यह सम्मानित किया गया ऑप्शन डी बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया जो कि टोक्यो ओलंपिक एथलीट पहलवान बजरंग पूनिया ने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में वर्ष के शीर्ष सम्मान खिलाड़ी का खिताब जीता। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है कुश्ती में। और दोस्तों कुश्ती में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों फिक्की इंडिया के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर फरवरी 2021 तक। और पूर्ण रूप से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और स्थापना इसकी हुई थी वर्ष 1927 में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, UFO मूवीज इंडिया का फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो UFO मूवीज इंडिया का फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को कहा जाता है कारवां टॉकीज यानी ऑप्शन सी। यह एक सूचीबद्ध कंपनी है और डिजिटल सिनेमा वितरण और इन सिनेमा विज्ञापन के व्यवसाय में लगी हुई है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, न्यायमूर्ति विनीत कोठारी ने जनवरी 2021 में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर सही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में न्यायमूर्ति विनीत कोठारी ने जनवरी 2021 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली तथा इन्होंने 4 जनवरी 2021 को ली शपथ ली। तथा दोस्तों यह पहले मद्रास उच्च न्यायालय में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। और दोस्तों अब गुजरात की बात हुई तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11। और यहाँ पे आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिताली राज। मिताली राज जो कि भारतीय महिला टीम की कप्तान, इन्होंने 12 मार्च 2021 को 10,000 रन बनाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी। और इन्होंने ये कारनामा भारत के लिए अपना 212वां एकदिवसीय मैच खेल रही मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक द्विपक्षीय श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान इतिहास रचा था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, वेरीफाइड एक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है वेरीफाइड पहल संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया है 2020 में शुभारंभ किया। यह मानवता की सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीय सूचना जीवक रक्षक सलाह और कहानियाँ देने के उद्देश्य से एक पहल है तथा यह पहल जनता को अपने समुदायों के साथ तथ्य आधारित सलाह साझा करके कोविड-19 गलत सूचना के प्रसार का मुकाबला करने में मदद करने के लिए भी आमंत्रित करती है। तथा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की बात हुई तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं आपके एंटोनियो गुटेरस और मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 2020-21 की अवधि के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में तीसरा एलन बॉर्डर पदक जीता? तो यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 2020-21 की अवधि के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में तीसरा एलन बॉर्डर पुरस्कार जीता। तो वह जीता आपका स्टीव स्मिथ ने यह पुरस्कार जीता है। तथा ये दोस्तों अपने सहयोगी मीडिया और अंपायरों द्वारा चुने गए पिछले सीजन के सबसे उत्कृष्ट पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को दिया जाता है एलन बॉर्डर पदक। और इसी में आपका मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिला था पैट कमिंस को, और मेंस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर ऑफ द मिला स्टीव स्मिथ को, और पुरुष इंटरनेशनल T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मिला एस्टन एगर को। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिलता है ये पुरस्कार। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, भारत नेपाल संयुक्त राष्ट्र आयोग की बैठक के किस संस्करण में हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया? तो यह भाग लिया ऑप्शन सी छठे संस्करण में हाल ही में भाग लिया दोनों लोगों ने। तो यह बैठक 3 दिनों के लिए हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली 3 दिनों के लिए भारत आए थे। इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक में भाग लिया तथा यह नेपाल के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। दोस्तों एक चीज़ याद कर लीजिएगा, नेपाल भारत संबंधों पर चर्चा की तथा नेपाल की राजधानी दोस्तों याद कर लीजिएगा काठमांडू है, और मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री हैं अगर शेर बहादुर देउबा और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, दिसंबर 2020 में टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो दिसंबर 2020 में टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया एरिक युआन को। एरिक युआन जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम के सीईओ हैं, को महामारी में जूम के विकास के लिए टाइम द्वारा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है? तो ये मतलब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जारी करते हैं। तथा इसमें लिविंग इंडेक्स का उद्देश्य होता है स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं प्रशासन की प्रभावशीलता से शुरू होने वाले भारतीय शहरों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना होता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध ये स्थित है नर्मदा नदी पर स्थित है, और यह है भारत में नौगाम गुजरात के पास केवड़िया में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह नर्मदा घाटी परियोजना के अधीन बनाया गया सबसे बड़ा बांध है। इसमें 200 मेगावाट तक बिजली की सुविधा है और कच्छ और सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत प्रदान करनी। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा नर्मदा नदी की स्रोत है अमरकंटक है और मुंह अरब सागर खंपात की खाड़ी है, और यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात को पार करते हुए कैम्बे की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, कोयना और मूसी किस नदी की सहायक नदियां हैं?
दोस्तों इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए जितना हो सके इनको सही से पढ़ ले। एक बार एग्जाम में जाने से पहले ये परीक्षा में जरूर देख लें एक बार जाते समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयना और मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा और कोयना और मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारा मकसद किसी से आपसे पैसा कमाना नहीं, लेकिन आपको वो शिक्षा प्रदान करनी है जो हमारे पास जितना भी ज्ञान होगा आपको दे सकें। धन्यवाद।